हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 7 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिन स्टॉक्स को लेकर एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका एंटिक ब्रोकिंग, ये काफ़ी बुलिश हैं। ठीक है। और इन्होंने अपने कुछ रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं आगे के लिए इन शेयरों में। साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं इन डिफेंस शेयरों को लेकर, साथ ही साथ इंडिया की डिफेंस सेक्टर को लेकर। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है डिफेंस स्टॉक्स में बाकी है दम, ब्रोकरेज का सुझाव। 2025 में ये 7 स्टॉक्स देंगे जोरदार मुनाफा। लिस्ट में एचएल, बेल जैसे नाम हैं। चलो विस्तार से हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो देखो, सबसे पहले यहां पर कही जा रही है कि गिरावट का करें इस्तेमाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफेंस शेयरों में काफी ज्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों से। अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली है जुलाई मंथ से ही। ठीक है, जो जुलाई का पिक बना था उस पिक से काफी ज्यादा गिरावटें आई है डिफेंस इंडेक्स में भी। और साथ ही साथ डिफेंस शेयरों में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा करेक्शंस देखने को मिले हैं। 50% से भी ज्यादा कोई कोई ऐसे स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हुए हैं। तो यहां पर देखो कही जा रही है, इसी क्रम में जानी मानी ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही, यानी कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, इसके फोर्थ क्वार्टर की बात हो रही है। फोर्थ क्वार्टर में भारत की सरकार की तरफ से डिफेंस सेक्टर में खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में हालिया समय में आए गिरावट का इस्तेमाल इन्वेस्टर को इस समय सार्थक खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए और डिफेंस शेयरों को अपने पास जमा करना चाहिए। ठीक है। देखो दोस्तों, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक ब्रोकर के द्वारा ये चीजें कही गई थी कि FY25 के लिए जो बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन दी गई है उसमें काफी सारे ऑर्डर्स अभी मिलने बाकी है। वो जो एलोकेशन है वो पूरा अभी नहीं दिया गया है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो अभी काफी सारे ऑर्डर्स मिलने बाकी हैं। तो वो जो ऑर्डर्स हैं ये अभी 3 महीने बाकी हैं। Q4 जो हमारा है, ये Q4 में ये सारे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यू बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग FY26 में ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो FY25 के जो बजट एलोकेशन थे तो उसमें जो ऑर्डर्स मिले थे वो कुछ मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने बाकी हैं जो कि Q4 में मिल सकते हैं। तो वही चीजें यहां पर भी कही जा रही है एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो अभी गिरावटें आई हैं डिफेंस शेयरों में, ये एक्यूमुलेट करने का मौका है, डिफेंस शेयरों को खरीदने का मौका है। ठीक है, आगे यहाँ पर कही जा रही है कहानी खत्म नहीं हुई। एंटिक ब्रोकिंग अपने क्लाइंट नोट में कहता है कि हमारा मानना है कि डिफेंस सेक्टर की कहानी अभी कम नहीं हुई है। यो कहें कि इसके आउटलुक में और इंप्रूवमेंट नजर आया है। ठीक है, देखो गिरावट के बाद लोग इस प्रकार की चीजें सोचने लगे थे कि यार अभी डिफेंस सेक्टर जो है ये सुस्त पड़ गई है, अभी यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो वही चीजें यहाँ पर इनके द्वारा कही गई हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो कहानी है ये अभी खत्म नहीं हुई है। इसके विपरीत यहाँ पर जो आउटलुक है इसमें और इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट कही जा रही है बिजनेस आउटलुक में इंप्रूवमेंट। ब्रोकरेज आगे कहता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अर्थात डीएसी की तरफ से 4.4 ट्रिलियन रुपये के मूल्य का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि एओएन को अप्रूवल दिया गया है, जो कि कैलेंडर ईयर 2023 में 3.5 ट्रिलियन रुपये का था। इस भारी भरकम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का करीब 94% हिस्सा डोमेस्टिक आधारित कंपनियों को मिल सकता है, जिससे इन कंपनियों के बिजनेस आउटलुक में मजबूती नजर आ रही है। जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट जो है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो भी बजट के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर एलोकेशन दिए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसा एलोकेशन दिया जा रहा है कि जो हमारे कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, इनको बेनिफिट्स मिले। ठीक है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इससे यहाँ पर कंपनी के जो बिजनेस आउटलुक है इसमें मजबूती नजर आ रही है। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने डिफेंस सेक्टर के 7 शेयर्स पर अपना सुझाव दिया है। अब चलो शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं।
तो फर्स्ट शेयर यहाँ पर हो जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल। एचएल के अंदर बाय की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस दी गई है काफी बड़ी 5902 रुपए की। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी प्राइस है स्टॉक की 4233 रुपए की। तो करंट प्राइस से यहां पर टारगेट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन ये 39.4% की गेन होगी। ठीक है, तो 39.4% की तेजी की संभावना है स्टॉक के अंदर एंटिक ब्रोकिंग के अनुसार। ठीक है, अभी यहां पर टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिल रही है कि देखो अभी ये जो शेयर है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है। पहले यहां पर ये जो ट्रेल लाइन है इसे रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस जो है ये डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही थी। फिर यहां पर ब्रेकआउट मिला, अच्छे गेंस भी मिले इन्वेस्टर्स को इस लो के लेवल से शॉर्ट टर्म में। एंड उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की लेवल है 4685 की, इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई और सपोर्ट को यहाँ पर रीटेस्ट किया है स्टॉक ने। अभी 4233 के प्राइस पर है स्टॉक। और यहां पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 25-26% की डिस्काउंट्स यहां पर मिल रही है, सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। तो अगर किन्हीं का लॉन्ग टर्म का विजन है, डिफेंस सेक्टर में अगर कोई कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप्स के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके एसआईपीज की शुरुआत करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो एक सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर हम जो भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इसमें आप सभी को जो भी चीजें बताई जा रही है वो कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। तो बेल के अंदर भी बाय की रेटिंग दी गई है, टारगेट प्राइस यहां पर दी गई है 373 रुपए की एंड करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 292 रुपए की है। तो करंट मार्केट प्राइस से टारगेट प्राइस तक अगर हम देखें तो ये तकरीबन 27.7% की गेन होती है, यानी कि यहां पर करंट मार्केट प्राइस से तेजी की संभावना है 27.7% की। चलो टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों अभी इस स्टॉक के अंदर डिस्काउंट्स की जहां तक की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिले हैं, मात्र 14-15% की डिस्काउंट्स मिल रहे हैं 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 290 की और प्राइस है 292 की। तो इस सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट्स ठीक लग रहे हैं तो वो यहाँ पर एसआईपीज की शुरुआत करके चल सकते हैं। बाकी इससे भी बेटर डिस्काउंट्स जब स्टॉक में मिल रहे थे तब हमने डिस्कस भी किया था इस सपोर्ट के लेवल पे, जब स्टॉक के अंदर 20% से भी प्लस की डिस्काउंट्स मिल रही थी। तो दोस्तों अगर कोई डिफेंस सेक्टर के अंदर लो रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं तो उनके पास ये भी एक ऑप्शन हो जाता है बेल का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप चाहो तो अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल। इसके अंदर भी बाय की रेटिंग दी गई है, टारगेट प्राइस दी गई है 1357 रुपए की। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1200 रुपए की है और करंट मार्केट प्राइस से टारगेट प्राइस तक की बात करें तो यहां पर तकरीबन 13% की गेन मिल सकती है। तेजी की संभावना है यहां पर करंट मार्केट प्राइस से 13% की। ठीक है, टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों यहां पर भी सेम उसी प्रकार से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है जिस प्रकार से एचएल के अंदर देखने को मिला। यहां पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस जो है ये डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही थी, लेकिन फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को यहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी मिले। लेकिन फिर यहां पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1226 से लेकर 1294 की, इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है और अभी 1226 की जो रेजिस्टेंस है इसे नीचे है हल्का प्राइस, तकरीबन यहां पर देख सकते हो 1200 का प्राइस है। ठीक है, तो यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है इस लेवल पे। बाकी डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक देखा जाए तो डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि रेजिस्टेंस के लेवल पर है स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि हम सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग करें। ठीक है, सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग की जाती है, रेजिस्टेंस के लेवल्स पे सेलिंग की जाती है। अभी ये रेजिस्टेंस के लेवल्स पे है तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होने लगती है तो स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, फिर अपने सपोर्ट को स्टॉक जो है ये रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर आप सपोर्ट पर बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना होगा।
मतलब सही जब कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा स्टॉक के अंदर, तो फिर यहाँ पर आप लोग बाइंग करने की सोच सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट्स अभी भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। वैसे पहले यहाँ पर और भी बेटर डिस्काउंट्स मिल रहे थे, तकरीबन 50% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही थी। अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स की बात करें तो अभी भी ठीक ठाक डिस्काउंट्स है। तो अगर कोई सिर्फ डिस्काउंट्स को देखकर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो चलो ठीक है एसआईपी करने के लिए, और सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। या तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आए तो नीचे के सपोर्ट पर चला जाए, या फिर स्टॉक में अगर तेजी आती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरकर ये जो रेजिस्टेंस है इसे जस्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट देती है और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो फिर यहाँ पर भी बाइंग का लेवल बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी बाई की रेटिंग दी गई है, टारगेट प्राइस दी गई है यहाँ पे 1627 रुपए की, करंट मार्केट प्राइस है 1539 रुपए की। अब यहाँ पर देखो तेजी की संभावना है ओनली 5.7% की। करंट मार्केट प्राइस से टारगेट प्राइस तक बात करें तो तकरीबन 5.7% की गेन की एक्सपेक्टेशन है एंटिक ब्रोकिंग की। ठीक है, देखो दोस्तों कल के दिन स्टॉक में हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली थी, क्योंकि एक अच्छी खबर थी न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, और उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस में काफी पॉजिटिवली देखने को मिला था। अभी देखो स्टॉक के अंदर डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट्स तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, तकरीबन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो 45 से 50% के बीच डिस्काउंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है सिर्फ डिस्काउंट्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट्स ठीक मिल रहे हैं। एसआईपी अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बल्क में बाइंग करना रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। और टेक्निकल्स के हिसाब से चलना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी प्राइस है 1539 की, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है स्टॉक की 1637 की, तो रेजिस्टेंस के लेवल के थोड़ा सा ही नीचे है प्राइस। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो स्टॉक के अंदर गिरावटें देखने को मिल सकती है, और अगर काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई तो फिर स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर वेट करके चलना चाहो, सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग करना चाहते हो तो वेट करके चल सकते हो। अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये टूट जाता है और फिर वापस से रेजिस्टेंस को स्टॉक सपोर्ट मानकर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर भी बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है पीटीसी इंडस्ट्रीज। पीटीसी इंडस्ट्रीज के अंदर भी बाई की रेटिंग दी गई है, टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है 19,653 रुपए की, करंट मार्केट प्राइस है 13,531 रुपए की। यहाँ पर देखो तेजी की संभावना है 45.2% की। कहने का मतलब यह है कि करंट प्राइस से ये जो स्टॉक है ये 45.2% की तेजी दिखा सकता है। टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर भी उसी प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है जिस प्रकार से हमें एचएल के अंदर, बीडीएल के अंदर, कोचिन शिपयार्ड के अंदर ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रायंगल शेप की पैटर्न बनी हुई है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इससे पहले रेजिस्टेंस मानकर स्टॉक रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस जो है ये नीचे साइड में चलते जा रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिला बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, और अभी देखो स्टॉक यहाँ पर 13,530 के लेवल पर है। वैसे देखो यहाँ पर एक और ब्रोकरेज फर्म का नाम मैं भूल गया हूँ, तो एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक के अंदर काफी बड़ी टारगेट प्राइस दी गई थी। टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई थी 52 वीक हाई के लेवल से भी ज्यादा 20,000 के तकरीबन टारगेट प्राइस दी गई थी, और उस वक्त स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल के पास ही था। और कहने का मतलब ये था कि यहां से स्टॉक के अंदर पर शेयर 8500 रुपए की गेन आ सकती है। ठीक है, 8500 रुपए के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की टारगेट्स के बाद स्टॉक में काफी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल बनी है, तो उसी वक्त यहाँ पर स्टॉक में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी जब एक ब्रोकर के द्वारा काफी बड़ी अपसाइड की टारगेट दी गई थी। हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था, और देखो यहाँ पर उस वक्त डिस्काउंट्स भी अच्छे खासे मिल रहे थे 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो 27-28% तक की डिस्काउंट्स स्टॉक में मिल रही थी। अभी यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं, मात्र 13-14-15% की डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 13,060 की, इसे ब्रेकआउट तो मिल चुकी है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में और बड़ी कैंडल के साथ में, लेकिन यहाँ पर देखो अभी अगर तेजी आती है तो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है
ये ध्यान में रखकर चलना है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 52 वीक हाई का। तो ये कुछ रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। अगर यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल भी ब्रेक हो जाती है तो फिर यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि जो टारगेट दी गई है एंटीक ब्रोकिंग के द्वारा कितने की 19,653 रुपए की, वहां तक भी प्राइस जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखकर चलना है। अभी कोई बाइंग करना चाहते हैं तो अभी बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट्स कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है प्राइस। तो प्राइस यहाँ से कहीं भी जा सकता है। अगर ऊपर जाकर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो वापस से स्टॉक के अंदर हमें सपोर्ट के लेवल पर गिरते हुए देखने को मिल सकता है। सपोर्ट को फिर वापस से स्टॉक जो है ये टच कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बीच में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है GRAC यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ पर देखो रेटिंग दी गई है खरीदारी की यानी कि बाय की रेटिंग। टारगेट प्राइस 1783 रुपए की, करेंट मार्केट प्राइस है 1696 रुपए की। यहाँ पर तेजी की संभावना है 5.1% की। चलो टेक्निकल्स को यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछले दिन काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, तकरीबन 9% की। वैसे मार्केट आवर में ये 12% तक भी तेजी गई थी, लेकिन फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं रेजिस्टेंस के लेवल से और इस वजह से तकरीबन 9% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट्स तो बढ़िया मिल रही है SIPs करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस के पास ही है प्राइस। तो रेजिस्टेंस पर बाइंग करना रिस्की हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस पर जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1750 की, इस लेवल को टच करते हैं स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई और फिर स्टॉक जो है ये गिरकर 1695 के लेवल पर क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल के पास है, प्रॉफिट बुकिंग अगर ज्यादा होती है तो फिर स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो थोड़ा सा वेट करके चलना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिस्काउंट को देखकर यहाँ पर SIPs करना चाहते हो तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है। वैसे इससे भी बेटर डिस्काउंट्स जब मिले थे स्टॉक में तब भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जब स्टॉक 1371 के लेवल के पास चल रहा था। ठीक है, अभी भी डिस्काउंट्स देखा जाए तो बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किन्हीं को चलना है सिर्फ बिल्डिंग सेक्टर में हाई रिस्क के साथ, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टॉक है BEML। तो BEML के अंदर भी रेटिंग दी गई है खरीदारी की यानी कि बाय की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस यहां पर दी गई है 5185 रुपए की। ठीक है, 5185 रुपए की टारगेट प्राइस दी गई है। करेंट मार्केट प्राइस यहां पर है 4073 रुपए की, यानी कि यहां पर अगर हम करंट मार्केट प्राइस से टारगेट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 27.3% की गेन हो जाती है। तो इतनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है BEML के अंदर। अभी यहां पर अगर हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करें तो देखो अभी स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है और 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो डिस्काउंट्स जो है ये ठीक ठाक मिल रहे हैं। अगर किन्हीं को इस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो वो अपने स्टडी के अनुसार, अपने एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर SIPs की शुरुआत करके चल सकते हैं। बाकी इससे भी बेटर डिस्काउंट्स आपको स्टॉक में पहले यहाँ पर मिल रहे थे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो डिस्काउंट्स ठीक ठाक हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये भी कंपनी ठीक है, लेकिन मिनिमम लॉन्ग टर्म का कहने का मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट यहाँ पर 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स ठीक है, कोई हाई रिस्की है तो कोई लो रिस्की है और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवॉर्ड्स के भी चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्टॉक को डिस्कस करना जरूरी मैं समझ रहा हूं जो कि है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर स्टॉक स्प्लिट हुई है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेकर भी अलग अलग ब्रोकर्स के द्वारा काफी बड़ी बड़ी टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में ऑर्डर्स मिलने के चांसेस इनको भी काफी ज्यादा है। अभी 3 कलवरी क्लास के सबमरीन्स के ऑर्डर्स मिलने की चांसेस हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। साथ ही साथ P75I जो इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और भी कुछ अलग अलग
डिफेंस सेक्टर के तहत वॉरशिप्स वगैरह अगर बनाने होंगे तो उसके लिए भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो भविष्य में मज़गाओं डॉक से बिल्डर्स को जो है ये और भी काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कोई डिफेंस सेक्टर में सिर्फ बिल्डिंग के साथ चलना चाहते हैं और अगर उनको कम रिस्क लेना है तो वो मज़गाओं डॉक से बिल्डर्स के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क के साथ चलना है तो फिर वो कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी के साथ चल सकते हैं, उनके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और यहां पर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा एचएल से रिलेटेड। देखो दोस्तों, एचएल के बारे में आई थिंक आप सभी को मालूम होगी कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर चल रही है जी इंजन्स को लेकर। जो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स हैं उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है सप्लाई चेन डिस्टरप्शंस के कारण। तो ये जो इंजन्स हैं ये अगर एचएल के पास आने शुरू हो जाते हैं तो फिर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी जो है ये एचएल एकदम जल्द से जल्द शुरू कर देगा इंडियन एयरफोर्स को। और इनको जो ऑर्डर्स मिले हैं वो ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है वो इनकी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो पाएगी। तो इंजन्स को लेकर खबरें अभी ये चल रही हैं कि मार्च 2025 से यहाँ पर इंजन्स की जो डिलीवरी है ये शुरू हो सकती है। फर्स्ट 2 इंजन्स की डिलीवरी शुरू हो सकती है मार्च 2025 से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये जो डिलीवरी है ये वाकई में शुरू हो जाती है मार्च 2025 से तो एक अच्छी बात होगी। ठीक है। और पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो देखो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया शुरू में ही कि ये 3 मंथ में यानी कि 4th क्वार्टर में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने की चांसेज हैं। एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट बजट होगा हमारा ये भी एक ट्रिगर होगा, मार्केट की नज़र होगी इस पे कि जो FY26 के लिए बजट होगी इसमें डिफेंस सेक्टर को कैसा एलोकेशन दिया जाता है। अगर बढ़िया सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से तो फिर डिफेंस शेयरों में हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक चीज और दोस्तों कि Q3 जो हमारा है ये अब एंड होने ही वाला है। आज 28 तारीख हो ही गई है तो Q3 जो हमारा है ये एंड होने वाला है। तो Q3 में कैसे नंबर्स आते हैं ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। मार्केट की नज़र होगी इस चीज़ के ऊपर। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर इन स्टॉक्स में हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ पॉपुलर डिफेंस शेयरों को लेकर डिस्कशन किए हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।